हेलो स्टूडेंट। आज हम उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में आगे पढ़ेंगे। कल हमने उत्तर वैदिक काल के धर्म और भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। आज हम वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के संगठन कि किस तरह से राज्य होते थे, किस तरह से वहाँ का प्रशासन चलता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस काल में छोटे छोटे राज्यों का स्थान बड़े मजबूत राज्यों ने ले लिया था। असेंबली की ताकत कम तथा राजा की ताकत बढ़ने लगी थी, क्योंकि पहले क्या था, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जब जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता आई थी, स्टार्टिंग में उसके स्टार्टिंग में जो है छोटे छोटे राज्य थे, और बाद में जो है इस समय तक उत्तर वैदिक काल तक जो है बड़े राज्यों ने उनका स्थान ले लिया था। महिलाओं को असेंबली में प्रवेश की मनाही थी। राजा स्थायी सेना रखने लगे थे। स्थायी सेना से मतलब समझते हो बच्चों, यानी कि इससे पहले जो राजा क्या करते थे, अगर उनको युद्ध के समय जरूरत पड़ती थी तो वो सेना को इकट्ठा कर लेते थे या फिर अपने पास पड़ोसियों से जो है मदद लेते थे। लेकिन इस समय तक राजा जो करने लगे, अपनी परमानेंट सेना जो है रखने लगे थे। इस काल में पुरोहितों का महत्व बढ़ रहा था। यानी हम लोगों ने पढ़ा था ना कल वाले उसमें कि भाई जो देवता है जो अस्तित्व में आने लगे थे, तो पुरोहित वगैरह का क्या काम क्या होता है, पूजा करना। इस काल में राजा की सहायता के लिए अनेक अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जैसे सेनापति, रथ चालक, संग्रहिता, भागुदे। संग्रहिता पता है बच्चों आपको क्या होता है? संग्रहिता वो होता है जो टैक्स कलेक्ट करता है, और भागुदे वो होता है जो राज्य की आय व्यय का लेखा रखता था, और मुख्य रानी इत्यादि। इस काल में लोह के भी साक्ष्य नोह, जखेरा, अंतरजी खेड़ा और विदेह आदि राज्यों से मिले हैं। अब इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था। सिंधु सभ्यता एक लौह सभ्यता नहीं थी, उसमें और धातुओं के बारे में बच्चों अपने को पता चलता है, लेकिन लौह का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता। और जो अपनी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है उससे जो है लोहा प्रचलन में आया था। अब देखते हैं उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में, यानी समाज में जीवन जो है किस तरह से चला हुआ था। इस काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, जो कि बाद में कर्म की बजाय जन्म पर आधारित थे। यानी ये वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। यानी कि बच्चों उस समय जैसे आज के समय में अपनी जाति व्यवस्था है, ये व्यवस्था बाद के समय में उत्तर वैदिक कालीन में जो है अस्तित्व में आई थी। लेकिन उससे पहले मनुष्य जो काम करता था उसके अनुसार उसका वर्ण होता था। उस समय वर्ण प्रचलन में था, न कि जाति। औरतें स्वतंत्र थी व आजाद थी, परंतु ऋग्वैदिक काल के मुकाबले उनकी स्थिति कमजोर हुई थी। यानी उनकी जो रिस्पेक्ट थी, उनकी जो समाज में इज्जत थी, उसमें कमी आ गई थी। इस काल में गोत्र का चलन हुआ था। गोत्र पता है बच्चों, जिसे सरनेम भी आपा कहते हैं। आजकल सभी को पता है। आप अपना अपना सरनेम जो है आप कमेंट बॉक्स में पिन डाउन करना कि कौन कौन लोग जो है इसे देख रहे हैं। इस काल में मनोरंजन के लिए घुड़दौड़ व जुआ मुख्य साधन थे। यानी इस समय जैसे आप आजकल लोग मनोरंजन लिए क्या क्या करते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं बच्चे, या आप फिल्म देखने या कहीं घूमने चले जाते हैं। वैसे ही उस समय के लोग मनोरंजन के लिए घोड़ों की दौड़ करवाते थे, और जो जुआ जो है इसी समय समाज में चलन में आया था, और जुआ जो है खेलते थे। इसके बाद आप बात करते हैं मृद भांड। मृद भांड पता है बच्चों क्या होते हैं? मृद भांड होते हैं किसी समय के या किसी काल के मिले हुए बर्तन। इसमें मुख्य रूप से आप मटकों को शामिल करते हैं। इस काल से हमें 4 प्रकार के मृद भांड मिले हैं। नंबर 1 काले मृद भांड, नंबर 2 लाल मृद भांड, नंबर 3 काली धारियों वाले मृद भांड, और नंबर 4 स्लेटी मृद भांड। यानी ये जो मृद भांड मिले हैं ये 4 प्रकार के मिले हैं। से लाल मृद भांड मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। इसके अलावा एक और बात पता चली है कि स्लेटी मृद भांड ऊंचे वर्ग के लोगों द्वारा या रीति रिवाज के समय उपयोग किए जाते थे। ये देखो जैसे बच्चों आजकल आप करते हैं ना, ये कि भाई जो अपने नए बर्तन होते हैं, अपने जो सुंदर सुंदर बर्तन होते हैं, उन्हें आप मेहमान आने पर या कोई तीज त्यौहार होता है उस समय आप उपयोग करते हैं। वैसे ये लोग करते थे। जो स्लेटी कलर के मर्द भांड होते थे उन्हें वो साज सजावट के लिए या रीति रिवाज या मेहमानों के आने पर, या जो अमीर लोग थे उस समय के, वो उस चीज का प्रयोग करते थे। उसके बाद बात करते हैं आप वैदिक साहित्य के बारे में, यानी इस समय क्या क्या चीजें लिखी गई थी। सबसे पहले आप बात करते हैं वेद शब्द के बारे में। वेद शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है परम ज्ञान।
यानी जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है। वेदों को संपूर्ण ज्ञान का भी स्रोत जो है माना जाता है। वेदों के श्लोक जिन्हें श्रुति कहा जाता है, बताया जाता है कि ये भगवान द्वारा लिखे गए, यानी ऐसा माना जाता है बच्चों हमारी परंपरा में कि जो वेद है किसी मनुष्य द्वारा न लिखे होकर भगवान द्वारा जो है लिखे गए हैं। स्मृति ग्रंथ बाद में साहित्यिक सर्जन के समय लिखी गई थी। स्मृति ग्रंथ, स्मृति इनको वेदों को याद करने के लिए, जैसे आप स्मृति नाम से पता चलता है, इनके याद के लिए जो है ये की गई थी। इन्हें संहिता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उस समय बोलकर या गाकर सुनाई जाती थी, ये उस समय लिखी नहीं गई थी बेटा, बाद में ये चीजें जो है लिखी गई थी। चारों वेद, उनकी स्मृतियां, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद एक तरह के श्रुति इतिहास के रूप में माना जाता है। श्रुति इतिहास का मतलब ये है कि उस समय ये सुने जाते थे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है बच्चों। कल हम अब जो जो ये साहित्य है उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ते, चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे, स्मृतियों के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ और सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।